हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर 1। तो दोस्तों, इस चैप्टर 1 में हम हड़प्पा सभ्यता के मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता, जो कि एक सभ्यता थी, ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता चली। तो इस सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें निर्वाह, कृषि तथा इसमें क्या तकनीक थी, कृषि तकनीक, हम ये सब सारी मोहरे कौन कौन सी इनकी क्या क्या ये यूज़ करते थे, ये इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका हम पहला टॉपिक करते हैं आज। इसका दोस्तों पहला टॉपिक, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें दिखा रखा है आरंभ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में आरंभिक हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो दोस्तों, आरंभिक जो सभ्यता है उससे अभिप्राय है कि हड़प्पा सभ्यता आरंभ में जो थी उसमें बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और लगभग मतलब बड़े आकार की बस्तियां नहीं पाई जाती थी दोस्तों। तो इसमें आरंभ की बात कर रखा है इसने। तो उसके बाद निर्वाह के तरीके में आ जाते हैं हम दोस्तों। तो निर्वाह में जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ऊपर एक क्वेश्चन भी लिख रखा है, हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके क्या थे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन भी ऊपर लिख देता हूँ। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के लिए ये हड़प्पा सभ्यता में, जैसा कि आपको पता ही होगा, दो प्रकार के लोग रहते थे। दो प्रकार के, जैसा कि पुरातत्व वेदा होते हैं, जो पुरातत्वविद आहारों का पता लगाते हैं, जैसे कि इन्होंने जले हुए अनाज उन्हें मिले हैं तथा जानवरों की हड्डियां मिली है, जिससे कि स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोग मांस का भी सेवन करते थे। तथा हमें जले हुए दाने मिले हैं वहाँ से, कृषि अवशेष से। तथा हमें हड़प्पाई स्थलों से हमें, जैसा कि आप देख सकते हैं, गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, ये सब इनके हमें दाने मिले हैं। जबकि हमें जो चावल के दाने हैं दोस्तों, वो हमें कम मिले हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चावल हड़प्पा सभ्यता में कम उगाए जाते थे। तथा हमें हड़प्पाई स्थलों पर जानवर के अवशेष भी मिले हैं, जिनमें मवेशी, भेड़ आ जाते हैं, बकरी आ जाते हैं। तो ये सब दोस्तों पालतू जानवर थे। जबकि हम जंगली जानवरों की बात करें तो इनमें सूअर, हिरण, घड़ियाल, ये सब, इनकी भी हमें हड्डियां प्राप्त हुई है। तो आप इसका शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं कि टॉपिक का, हड़प्पावासी निर्वाह के लिए कृषि पर निर्भर थे तथा मांसाहारी लोग शिकार पर निर्भर थे। पूरा वनस्पतिज्ञ जो होते हैं, जो वनस्पति का अध्ययन करते हैं, उनके अध्ययन से भी हमें पता चलता है कि हड़प्पावासी गेहूँ, बाजरा, चना, दाल की कृषि किया करते थे। तथा हमें इस बात का पता लगता है कि हड़प्पा स्थलों पर जले अनाज के दाने मिले हैं। हड़प्पा स्थलों से हमें जानवरों की हड्डियां मिली है, ये मैंने आपको बता दिया था कौन कौन सी जानवरों की हड्डियां मिली है। तथा हम ये सब लिख के कह सकते हैं कि हड़प्पावासी निर्वाह के लिए जानवरों तथा कृषि दोनों पर निर्भर थे। अब हम जान लेते हैं दोस्तों, हड़प्पा वासियों की कृषि की तकनीक क्या थी। तो सबसे पहले कृषि तकनीक में हम आ जाते हैं दोस्तों, कि हड़प्पावासी कृषि किया कैसे करते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें हड़प्पा स्थलों से, जैसे कि एक हड़प्पा स्थल का नाम बनावली है दोस्तों, जो कि हरियाणा में है। यहाँ से हमें मिट्टी के हल मिले हैं। तथा हड़प्पाई जो स्थलों पर जो मोहरे हैं, उसमें भी हमें मोहरों पर वृषभ यानी बैल का फ़ोटो मिला है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हड़प्पावासी खेत जोतने के लिए हल और तथा बैल का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार से हमें कालीबंगन में, आप देख ही रहे होंगे नाम कालीबंगन, इसमें राजस्थान में हमें, ये कालीबंगन राजस्थान में है। यहाँ पे हमें जुते हुए खेत मिलते हैं, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों में से संबंध रखते थे। ये जो रेखाएं होती थी हल की, ये एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, यानी कि एक तरीके से इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पावासी एक ही समय में दो प्रकार की फसलें उगाया करते थे। तथा हड़प्पा वासी जो थे, ये कृषि अर्थात खेत की सिंचाई के लिए, कृषि के सिंचाई के लिए ये कुओं का प्रयोग करते थे, क्योंकि हमें नहर सिर्फ एक ही जगह से मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान के सूरतेगई नामक जगह से ही हमें मिला है नहर।
तो ये टॉपिक भी हमारा समाप्त होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कृषि प्रौद्योगिकी अर्थात हड़प्पावासी कृषि के लिए क्या क्या चीज़ों का उपयोग करते थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। इस टॉपिक में दोस्तों एक और बात है कि पुरातत्वविद जो होते हैं, इतिहासकार, ये पता नहीं लगा पाए हैं कि हड़प्पावासी फसलों की कटाई के लिए जो औजार का यूज़ करते थे यानी प्रयोग करते थे, वो किन प्रकार के धातुओं अर्थात किस धातु का यूज़ करके बनाया गया था। तो अब हम दोस्तों अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे, जो है हड़प्पा शहरों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले शहरों के बारे में आ जाते हैं दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं शहर का नाम दे रखा है कि मोहनजोदड़ो। यहाँ की दोस्तों आप एक बात याद रख सकते हैं, मोहनजोदड़ो में हमें सबसे अधिक कुओं का अर्थात कुएं मिले हैं, हमें 700 कुएं मिले हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो हड़प्पा शहर की जो विशेषता है, इसमें आप पहला लिख सकते हैं विशेषता कि हड़प्पा में जो शहर थे वो नियोजित शहर थे। हमें कैसे पता चलता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ की लाइनें पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे शहर जो थे दोस्तों हड़प्पाई सभ्यता की, मतलब जो इसमें पहली विशेषता यहाँ के नगर जो थे नियोजन थे, नियोजित व्यवस्था यहाँ पे अच्छी थी। यहाँ पे सड़कें सही बनाई गई थी, सड़कें जो थी यहाँ की एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों घरों का निर्माण कराया, सबसे पहले सड़कों का, उसके बाद घरों का, तथा तत्पश्चात नालियों का निर्माण कराया जाता था। और ये आवश्यक था कि नाली घर की एक दीवार से सटी हो। तो आप देख सकते हैं इसमें लाइनों में भी लिखा है और मैं बोल भी दे रहा हूँ। तथा हमें जो ईंट मिले हैं हड़प्पा स्थल पे, वो ईंटों का भी हमें अनुपात समान मिला है, यानी कि लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात हमें समान मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा शहर में नियोजन था। अर्थात सभी हड़प्पा स्थलों में इसी प्रकार की ईंटों का यूज़ किया जाता था। तथा एक और बात है इस नियोजन शहर के मतलब हेडलाइन में कि हड़प्पावासी घरों के निर्माण करने से पहले चबूतरों का निर्माण करते थे। तो इस प्रकार से ये इसका पहला हेडलाइन होता है हड़प्पा शहर की विशेषताओं का। तो इसमें पहला आप लिखेंगे नियोजित शहर, और दूसरा आप लिख सकते हैं जल निकासी प्रणाली, अर्थात जो यहाँ की नालियाँ थी वो भी सही थी। अर्थात हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था भी दोस्तों अच्छी थी। इसके लिए सर्वप्रथम हड़प्पावासी सड़कों का निर्माण करते थे, तत्पश्चात ये घरों का निर्माण करते थे, उसके बाद नालियों के निर्माण के बाद दोस्तों ये घरों का निर्माण करते थे। मैंने उल्टा बोल दिया दोस्तों, सॉरी। इसमें सबसे पहले सड़कों का, उसके बाद नालियों का, तत्पश्चात घरों का। तथा जैसे मैंने आपको बता दिया है पिछले ही हेडलाइन में कि यह आवश्यक था कि जो घरों की एक दीवार है वो नाली से सटी हो, ताकि सारा पानी नाले से होते हुए शहर के बाहर चला जाए। तथा हम इसकी तीसरी हेडलाइन पे आते हैं शहरों की गृह स्थापत्य, अर्थात शहरों की एक तरह से दो भागों में बटा होना। तो शहर दो भागों में बटा था, एक तो निचला शहर था, एक दुर्ग जो कि ऊंचाई पर स्थित था। निचला शहर में आप दोस्तों ये लिख सकते हैं कि यह शहर के बड़े क्षेत्र में था, किंतु यह निचले हिस्से में था। इसलिए देखा गया है कि घरों में निचले हिस्से में खिड़की नहीं थी। तथा महत्वपूर्ण बात यह थी कि यही कोई व्यक्ति, अर्थात यदि कोई व्यक्ति बाहर से देखना चाहे घर के अंदर, तो वो घर के अंदर ठीक प्रकार से अवलोकन नहीं कर पाता था। जैसा कि मान लो मैं किसी के घर में देखना चाहता हूँ और उसकी घर की बनावट ऐसी है कि उसका दरवाज़ा खुला होने के बावजूद भी मैं उसके क्या हो रहा है वो नहीं देख पा रहा। तो अर्थात उनकी गतिविधियों को मैं नहीं देख पा रहा। तो ये अर्थात हम कह सकते हैं कि हड़प्पावासी निजता को महत्व देते थे, जो निचले शहर के लोग थे। और यहाँ के हमें घरों की जो निचले हिस्से में खिड़कियाँ भी नहीं मिली है, तथा यहाँ की घरों की बनावट ऐसी है कि यहाँ पे जो एक घर के पिछले हिस्से में एक कमरा है, तथा उस कमरे में कुआं है जो कि राहगीरों के लिए बना है। इस कमरे में कोई भी
आ जा सकता है। लेकिन हमें कुछ घरों में ऊपर की ओर जाते हुए भी सीढ़ियाँ मिली है दोस्तों, जिससे स्पष्ट होता है कि 2 मंजिला मकान यहाँ पे होते होंगे। तो आ जाते हैं हम दोस्तों दुर्ग पे। तो ये जो दुर्ग है, यहाँ पे हमें ये उछले स्थान अर्थात ये ऊंचे स्थान पर बने हुए थे, लेकिन ये छोटे हिस्से पर थे, लेकिन ये ऊंचे थे। यहाँ पर हमें माल गोदाम मिला है जो नीचे ईंटों से बनाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, इसमें माल गोदाम मिला है नीचे की ओर। तथा हमें स्नानागार मिले हैं जो आंगन में आयताकार आकृति के रूप में बनाई गई है। इसके उत्तरी और दक्षिणी में सीढ़ियाँ बनाई गई है तथा इसके किनारों पर जिप्सम जैसे पदार्थों का भी उपयोग किया है। जिप्सम का पदार्थ इसलिए किया गया है ताकि पानी बाहर जाए ना, पानी को जलबद्ध किया जा सके। इसके हमें जो उत्तर में गलियारा है उसके दोनों तरफ हमें 4-4 कमरे मिले हैं तथा इस स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, इस मैप को भी आप ध्यान से देखकर समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने शहरों की विशेषताओं में दुर्ग का भी टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों शहरों की विशेषताओं में जैसा कि हमको मैंने पिछले टॉपिक में भी बता दिया है कि आप सबसे पहले दोस्तों जो मैंने आपको बताया है टॉपिक्स कि क्या क्या लिखना है वो लिखेंगे तथा ये अंतिम हमारा आ जाता है शहरों के प्रकार। 2 प्रकार के थे, दुर्ग और एक निचला शहर। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा सामाजिक भिन्नता, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। इसका अगला पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।